तो जैसा कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ऐसे में देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आई कि हम अपने देश की जो अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की रीढ़ होती है, उसको किस दिशा में ले जाए। तो ऐसे में देश के समक्ष दो विकल्प थे। पहला विकल्प था समाजवादी मॉडल, दूसरा था पूंजीवादी मॉडल। दो महाशक्तियां थी, तो रूस में समाजवादी मॉडल अपनाया जाता था और अमेरिका में पूंजीवादी मॉडल अपनाया जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे संविधान के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे, उनका रुझान समाजवाद की तरफ था, क्योंकि हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों का अभाव, ये सब समस्याएं ज्यादा थी। ऐसे में समाजवादी मॉडल हमें ज्यादा आकर्षित कर रहा था। लेकिन हम समाजवादी मॉडल की विशेषताओं से, जो कमियां हैं उनसे, विशेषताओं से तो आकर्षित थे, लेकिन जो कमियां थी उनसे बचना चाह रहे थे। इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि समाजवादी मॉडल होता क्या है। समाजवादी मॉडल में जो सारे रिसोर्स है उसमें स्टेट का कंट्रोल होता है, और जो सारी पॉलिसी होती है वो स्टेट के अंडर रेगुलेट होती है। ऐसे में आपके देश में इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें नहीं आ पाती हैं। लेकिन वही दूसरे हम देखें कि जो पूंजीवादी मॉडल होता है वहां पे सारे रिसोर्स प्राइवेट लोगों के पास होते हैं। ऐसे में स्टेट का रोल न्यूट्रल होता है, स्टेट का रोल बिल्कुल मिनिमम होता है। स्टेट सिर्फ दूर से कंट्रोल करता है और देखता है चीजों को। जो पूंजीवादी मॉडल होता है उसमें स्टेट का रोल ना के बराबर होता है। ऐसे में हमें नो डाउट समाजवादी मॉडल को अपनाना था, लेकिन हमें जो समाजवादी मॉडल की कमियां थी उनको दूर करना था, और जो पूंजीवादी मॉडल की अच्छाइयां थी उनको एक्सेप्ट करना था। इसीलिए हमने दोनों का मिश्रित मॉडल अपनाया, समाजवादी प्लस पूंजीवादी। समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल दोनों का अच्छा, जो भी हमें उचित लगा वो मॉडल हमने अपनाया। तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना समाजवादी है ना पूंजीवादी, दोनों का जो हमें उचित लगा हमने उसको अपनाया। तो जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया तो ऐसे में हमारे सामने प्रश्न आया कि अब हम अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको किस दिशा में दें, कैसे क्या डिसीजन लें, क्योंकि उस समय पे हमारे पास बहुत लिमिटेड संसाधन थे, हमें कम रिसोर्स में ज्यादा चीजों पर काम करना था। उस समय पे हम अमेरिका से गेहूं जैसी चीज भी इम्पोर्ट करते थे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा हमें जो गंभीर चीज थी वो हमारे लिए एग्रीकल्चर थी। तो हम जो रूस का समाजवादी मॉडल था वहां पर पंचवर्षीय योजनाओं जैसा कॉन्सेप्ट चलता था। रूस में पंचवर्षीय योजनाओं जैसा कॉन्सेप्ट चलता था, तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, लेकिन हमें उसको एक प्लानिंग और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक स्पेशल बॉडी की जरूरत थी। तो हमने इसीलिए योजना आयोग को बनाया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जब पंचवर्षीय योजना, इसका कार्य क्या था कि आपको जो 5 ईयर प्लान बनाना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके रिसोर्स देखना है और कहाँ हम बेस्ट कर सकते हैं कम रिसोर्सों में, उसकी दिशा में काम करना है। ये किसका काम था, योजना आयोग का। तो जब हमारे समक्ष सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, तो सबसे ज्यादा पहले मॉडल में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, दूसरे पे हमने उद्योगों पे फोकस किया। इसके बाद 1951 से 56 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चलती है, और 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। मैं आपको पंचवर्षीय योजना फिर अलग वीडियो में डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो जब 2012 से 17 तक पंचवर्षीय योजना चलती है, ऐसे में 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उनने योजना आयोग का रूपांतरण करके नीति आयोग को बना दिया। आप लोग समझ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना हमने उद्देश्य बनाया था, लेकिन हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने योजना आयोग को बनाया, जो कि एक स्पेशल आपको प्लान देगी, उसी दिशा में कार्य करेगी। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रूपांतरण करके नीति आयोग को बना दिया। नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैचुरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से तात्पर्य है कि इस बॉडी का हमारे संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, और जो स्टैचुरी बॉडी है इससे तात्पर्य है कि कोई भी बिल लेकर इसको नहीं बनाया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुरी बॉडी होती है उसके पास नो डाउट पावर ज्यादा होती है। इसको एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया, जो कि आपको एक विचार देगा और उसमें जितना ज्यादा आपकी एक कोऑपरेटिव, एक सामंजस्य होगा वो स्टेट और सेंटर के बीच बनाने का प्रयास करेगा। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। अब हमें पता होना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, तो वो कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि योजना आयोग जो था, योजना आयोग कैसी बॉडी थी? योजना आयोग हमें एक सलाह देने का काम करती थी, जो हमारे संसाधन थे उसमें ये कोशिश करती थी कि कैसे राज्यों को उचित बंटवारा हो सके राज्यों की आवश्यकता अनुसार। लेकिन नीति आयोग उससे एक कदम आगे जाकर बनाया गया, ताकि हमारे जो सेंटर और स्टेट है इनके बीच टेक्नोलॉजी और जो अदर तरह की हेल्प है वो भी प्रोवाइड कराई जाए। तो सबसे पहले इसका क्या मॉडल था? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। जैसे आपके अगर लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सुझाव जो समाधान है लोकल लोग ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। ऐसे ही किसी स्टेट में जो प्रॉब्लम है वहाँ स्टेट के जो विधायक हैं या वहाँ के जो सीएम है वो ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। तो ऐसे में नीति आयोग फर्स्टली जो कोशिश करता है कि जो भी प्लान बने उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो इसकी जो मीटिंग होती है उसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और नीति आयोग में स्पेशल बात ये भी है कि इसमें सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी, जैसे आईएएस इन लोग को भी शामिल किया जाता है। दूसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, इसका उद्देश्य है कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव से तात्पर्य है कि ये सेंटर और स्टेट के बीच एक कोऑपरेटिव, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक बनाएगा। लेकिन सहयोगात्मक भी बनाएगा, लेकिन जब तक आपने पता होगा कि जब तक हमारे बीच कंपटीशन नहीं आता तब तक हमारा बेस्ट निकल कर नहीं आता। तो नीति आयोग इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि जो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इनके बीच भी एक सकारात्मक कंपटीशन हो सके, ताकि सभी स्टेट एक सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके। क्योंकि जब आपके अंदर किसी के साथ कंपटीशन को लेके भावना आती तब आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां आपको हर 5 साल के बाद जनता के पास जाना होता है। तो ऐसे में नीति आयोग फोकस करता है कि जो स्टेट है वो अपना बेस्ट दे सके, ताकि हमारे देश की जो 2047 तक हमारा टारगेट है कि हमें विकसित भारत बनना है, 2027 तक हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो ये सब हम बन पाए। इसके बाद है अगला है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। ये इस समय समय पर नीति आयोग इंडेक्स निकाल के ये भी देखता है कि किस स्टेट ने अच्छा काम किया, किस स्टेट ने कहां पर कोई कमी रखी, ताकि और उनको एक नंबर देके एक उनको प्रोत्साहन मिल सके कि कौन सा देश किस दिशा में, कौन सा राज्य किस दिशा में प्रयास कर रहा है। इसके बाद नीति आयोग जो थिंक टैंक है ये सबसे ज्यादा फोकस करता है एसडीजी पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एसडीजी जो आने वाले टाइम पे है उस पे एसडीजी जो है उस सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों को 70 जो इसके गोल्स है वो याद होना चाहिए ऑन बिल्कुल फिंगरप्रिंट पे। तो सबसे पहले एसडीजी क्या है? एसडीजी क्या है कि सतत धारणीय विकास हमारा जो हमने अपनी पुरानी पीढ़ी से उधार लिया है और जो हमें आने वाली पीढ़ी को भी गिफ्ट के रूप में दे के जाना है। तो ये हमारा सतत धारणीय, लेकिन इसके कुछ 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं। तो जो 17 लक्ष्य में किसने कितना अच्छा कार्य किया इसकी जो इंडेक्स निकालता है वो भी नीति आयोग निकालता है। इन शॉर्ट समरी ये है कि नीति आयोग आज के टाइम के अकॉर्डिंग है, जिसने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सारी चीजों और स्टेट के बीच और सेंटर के बीच कॉम्पिटेटिव और कोऑपरेटिव सामंजस्य, प्रतिस्पर्धात्मक यूप, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक जो है कंपटीशन वो एक सकारात्मक, ताकि हमारे स्टेटों के बीच एक दूसरे से कंपटीशन हो सके। जैसे केरल नो डाउट आज हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, लेकिन केरल को फॉलो करके अदर स्टेट भी उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।